हेलो डॉक्टर्स, आज हम पढ़ेंगे ईआरसीपी के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म है एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्लियोटोग्राफी। इस टेस्ट के नेम से ही हमें पता लग रहा है कि बेसिकली हम इसमें करना क्या चाह रहे हैं। तो देखो, एंडोस्कोपिक यानी कि इसमें हमारे पास एक एंडोस्कोप होगा, जिसकी हेल्प से हम जो है पेशेंट का जो जीआई ट्रैक है, बेसिकली जो स्टमक का एरिया है, ड्योडेनम का एरिया है ना, और उसका जो पेनक्लियाटिक डक्ट है ना, बाइल डक्ट है, इन चीज़ों को, ये जो हमारे एनाटॉमिकल पार्ट्स है, इनको हम एंडोस्कोप की मदद से देखेंगे। ठीक है। दूसरा क्या है, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्लियोटोग्राफी। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, रेट्रोग्रेड पीछे की तरफ, पहले देखो हम मतलब पीछे की तरफ को हम ऑर्गन्स का असेसमेंट करते हैं। मतलब कि जब हमने एंडोस्कोप डाला पेशेंट के डोडिनम में, तो पहले हम उसकी बाइल डक्ट देखते आ रहे हैं, फिर उसके नीचे का जो पेनक्रियाटिक डक्ट है वो देखते आएंगे, फिर बाहर का डोडिनम देखते आएंगे, है ना। तो कोलेंजियो मतलब बाइल डक्ट से रिलेटेड है ना। और पेनक्रियाटोग्राफी मतलब उसके जो पेनक्रियाज है उसको भी हम चेक कर रहे हैं, है ना। तो इसका आपको मतलब समझ में आ गया होगा ईआरसीपी का क्या यहाँ पे मतलब है। अब जो हमारे पास एंडोस्कोप होता है, उसमें एक कैमरा लगा होता है, जिसकी हेल्प से हमें स्क्रीन के ऊपर जो भी अंदर की इमेजेस हैं वो हम कैप्चर करके मतलब लाइव वहाँ पे देखते रहते हैं। ठीक है। तो ईआरसीपी रूटीन टेस्ट तो नहीं है। मतलब जैसे ब्लड टेस्ट होते हैं ना, हमने सीबीसी करवा ली, पेशेंट का एलएफटी करवा ली, उसमें हमने ब्लड का सैंपल लिया, उसका टेस्ट करवा लिया, है ना। ये तो रूटीन में हम टेस्ट करवा लेते हैं। लेकिन जो ईआरसीपी है, ये एक इन्वेसिव टेस्ट है। मतलब इसको हम रूटीन में नहीं करवाते। जिन पेशेंट्स के हमें लगता है कि वो वाली कुछ प्रॉब्लम है, जो कि स्टमक से रिलेटेड है, या डिओडिनम से रिलेटेड है, या फिर बाइल डक्ट, या फिर पेनक्रियाज, इनसे रिलेटेड है। मतलब जीआई ट्रैक, जिसमें कि हमें अंदर जाके देखना पड़ेगा, यानी कि उसके यूएसजी में या फिर उसके जो रूटीन एग्जामिनेशन में, उसमें ये प्रॉब्लम जो है वो डिटेक्ट नहीं हो सकती। तब हम जाके जो है ये वाला डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी कि ईआरसीपी जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो हम जो अपनी ये सीरीज़ चला रहे हैं, इसमें अब हम अपने सेल्फ मेड नोट्स से मैं पढ़ाऊँगी आपको। और ये जो हमारा ईआरसीपी टॉपिक है, ये सर्जरी का टॉपिक है, जो कि क्वेश्चन आंसर इस पे 5 to 8 मार्क का ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना, और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो यहाँ पे इमेज में आपको देख पा रहे हो, ये चीज़, ये क्या है, एंडोस्कोप है, जिसको हमने ड्योडेनम के अंदर जो है वो एंटर किया हुआ है। और इसको हम सेकेंड पार्ट ऑफ ड्योडेनम तक लेके आते हैं, और वहाँ से फिर हम इसको पेनिक्लेटिक डक्ट के अंदर, ये जो आगे का स्कोप है, उसको एंटर करवाया जाता है। ठीक है। और ये जो दिख रही है आपको, ये वायर जो है ना, ये गाइड वायर कहते हैं इसको, ये जो साइड में आपकी स्टील टाइप की लगी हुई है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ईआरसीपी के बारे में। सबसे पहले आपने इसकी फुल फॉर्म लिखनी है कि एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रियाटोग्राफी। ठीक है। तो इस ये क्या है, एक एंडोस्कोपिक टेस्ट है, जिसमें हम कंट्रास्ट रेडियोग्राफी करते हैं। मतलब डाई देते हैं पेशेंट को। जैसे ही आपने यहाँ पे एंडोस्कोप डाला ना, तो जो ये कैन्युला लगा हुआ है, इसकी हेल्प से आप क्या करोगे, डाई इंजेक्ट कर दोगे, है ना। तो ईआरसीपी क्या है, एक एंडोस्कोपिक कंट्रास्ट रेडियोग्राफी है। इसमें हम किस चीज़ का ग्राफ ले रहे हैं, पेनक्रियास, पेनक्रियाटो और बाइलरी सिस्टम का। ठीक है। और इट हैज़ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। मतलब इसके जो रिजल्ट आते हैं ना, जो हमें रिपोर्ट आती है, वो बहुत ही एक्यूरेट आती है, जिससे हमें कि एग्जैक्ट डायग्नोसिस पता लग जाती है, और एग्जैक्ट लोकेशन भी पता लग जाती है कि कहाँ पे जो है वो पेशेंट के लीजन है, कहाँ पे अल्सर है, कहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम है ना, पेनक्रियाटिक बाइलरी सिस्टम में। तो इसमें दो प्रोसीजर्स होते हैं, एक होता है एंडोस्कोपी करना, और दूसरा होता है कंट्रास्ट रेडियोग्राफी करना। एंडोस्कोपी में हम सिर्फ यही करेंगे कि एंडोस्कोप को डाल के कैमरा की हेल्प से जो भी अंदर की इमेजेस है, उसको हम लाइव देखेंगे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लाइक कोई अल्सर तो नहीं है, कोई लीजन तो नहीं है, कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है ना। ये हम एंडोस्कोप में देख सकते हैं। कंट्रास्ट रेडियोग्राफी हम क्यों करते हैं, इसमें हम डाई इंजेक्ट करते हैं। मान लो हमें देखना है कि जो कॉमन बाइल डक्ट है ना, इसमें आपने अगर डाई डाली, फिर हम क्या करेंगे, एक्सरे की हेल्प से देखेंगे कि वो जो डाई है वो कहाँ कहाँ गई है। अगर हमारी जो डक्ट्स है वो ओपन होगी, तो आपको ओपन ट्रैक वहाँ पे अच्छे से दिख जाएगा। मतलब डाई जो है वहाँ वहाँ चली जाएगी जहाँ जहाँ ओपन ट्रैक होगा। लेकिन अगर कहीं पे भी डाई के जो पाथवे है, उसमें अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है ना, तो डाई वहाँ पे नहीं जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लो ये आपकी बाइलरी डक्ट है,
और यहाँ पे कोई स्टोन पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से आपने जो है वो डाई इंजेक्ट कर दी जो कि येलो कलर की। अब डाई यहाँ तक तो चली जाएगी, एक्सरे में ये चीज़ तो आ जाएगी, लेकिन ये वाला पाथवे सिर्फ इतना ही आएगा, आगे का ये वाला पाथ विजिबल एक्सरे में नहीं होगा। तो दैट मीन्स कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें ERCP में हम कंट्रास्ट रेडियोग्राफी करके देखते हैं, ताकि हम देख पाएँ कि हमारे चैनल में कहीं पे भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह प्रेजेंट तो नहीं है, ठीक है। फिर सब उसके बाद आते हैं इंडिकेशंस, हम कौन कौन से डिजीज़ के अंदर ERCP जो है वो करते हैं। तो सबसे पहला है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्या है, लीवर, ये मतलब जॉन्डिस का टाइप है जिसमें अगर हमारे बाइल डक्ट में है ना कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से बाइल जो है उसका ड्रेन नहीं हो पा रहा, उस वजह से ये जॉन्डिस होता है, तो वहाँ पे आप ERCP कर सकते हो। और ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के लिए तो बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं कि प्रीमियम या चॉइस वाला टेस्ट है, ठीक है। फिर कैंसर देखने के लिए पैनक्रियाज का, बेसिकली आप अगर पैनक्रियाज के नोट में देखते हो ना, तो इस शेप का पैनक्रियाज रहता है, यहाँ पे हमारा ड्यूडेनम रहता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हमारा ये होता है हेड ही होती है टेल, है ना। इसमें भी CA पैनक्रियाज में भी जो हेड ये जो हमारा हेड का CA होता है ना, मतलब हेड ऑफ द पैनक्रियाज का जो कैंसर है, उसको बेसिकली डिटेक्ट करने के लिए जो ERCP है, इट्स अ गुड चॉइस। देन हमें देखना होता है बायोप्सी ऑफ ग्रुप, मतलब जब भी हमें बायोप्सी करवानी है कोई भी अल्सर की, है ना, उसमें हम क्या देख सकते हैं, ERCP जो है वो करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इवेल्युएशन ऑफ द बाइलरी ट्रॉमा। अगर बाइलरी जो डक्ट है, जैसे ये हो गया हमारा क्लेंजियो, मतलब कि बाइल डक्ट हमारा वो हो गया, क्या बोलते हैं इसको, बाइल जहाँ पे कलेक्ट होता है ना, ये बाइल डक्ट हो गई, कॉमन बाइल डक्ट होगी, पेनक्रियाटिक डक्ट हो गई। तो यहाँ पे जो ये मतलब कलेक्शन हो रही है, यहाँ पे अगर कोई भी ट्रॉमा है इस ट्रैक को, बाइलरी ट्रैक को, तो उसको इवेल्युएट करने के लिए ERCP जो है हम कर सकते हैं, ठीक है। गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में कॉमन बाइल डक्ट में, पेनक्रियाटिक डक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए हम जो है वो ट्रॉमा वगैरह विजिबल देखने के लिए हम ये कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कब जो है हमें ERCP नहीं करवानी चाहिए। तो जिस पेशेंट के इन्फेक्शन हुई है, मतलब सेप्सिस है, या कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर क्या है, कोई भी सस्पेक्टेड हमें क्या है, सेप्सिस हो रखी है, ठीक है। या फिर अनकोऑपरेटिव पेशेंट है, ठीक है। या फिर अनस्टेबल कंडीशन है, पेशेंट का जो हार्ट रेट है वो बढ़ रखा है या कम हो रखा है, BP उसका स्टेबल नहीं है, या फिर डॉक्टर को अच्छे से स्किल नहीं है, ठीक है। या फिर पेशेंट को अगर आपने नील बाय माउथ नहीं रखा हुआ, मतलब खाली पेट रखना होता है इस टेस्ट से पहले एटलीस्ट 4 घंटे के लिए, अगर पेशेंट को नील बाय माउथ नहीं रखा हुआ, तो आप एंडोस्कोपी अच्छे ये ERCP नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको फूड पार्टिकल्स ही दिखते रहेंगे, एंडोस्कोप जो है वो आपका अंदर नहीं जा पाएगा, है ना, क्लियर विजिबिलिटी नहीं होगी वहाँ पे। फिर अब इसकी प्रिपरेशन बताई हुई है कि करना क्या है। तो सबसे पहले पेशेंट को हम क्या करते हैं, OT में ले आते हैं, जहाँ पे भी हमने उसकी ERCP करनी है या जो भी हमारा रूम है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, पेशेंट को सबसे पहले डायाजिपाम इंजेक्शन देंगे, इससे पेशेंट जो है वो थोड़ा काम हो जाता है और थोड़ा उसको स्लीप इंड्यूस हो जाती है, मतलब थोड़ा नींद वाली कंडीशन में आ जाता है। साथ में एट्रोपिन देंगे, है ना। तो ये हमने कब देना है, एटलीस्ट हाफ आवर, मतलब टेस्ट करने से पहले दे देना है। और उसके साथ ही उसको मुंह में जैसे दर्द ना हो, क्योंकि आप एंडोस्कोप डालोगे तो छिल ना जाए, कोई टिश्यू इंजरी ना हो जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके मुंह में जाइलोकेन स्प्रे से, मतलब ये एक तरह का लोकल एनेस्थीसिया है, ठीक है। तो 4% हम जाइलोकेन से लोकल जी स्प्रे कर देंगे, साथ में एंटीबायोटिक दे देंगे हम उसको प्रोफाइलेक्टिक, ताकि कोई भी इन्फेक्शन जो है हमारे प्रोसीजर से पेशेंट को ना हो। और साथ में हम उसका कोएगुलेशन प्रोफाइल जो है वो चेक कर लेंगे, ठीक है, कि उसका BT-CT नॉर्मल है कि नहीं। देन प्रिपरेशन के आगे ये आ जाएगा इसी के साथ में कंटिन्यूस में, कि सबसे पहले तो आपने पेशेंट का कंसेंट ले लेना है या उसके रिलेटिव्स का, उसको प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देना है कि वाई यू आर डूइंग दिस टेस्ट, इसके क्या उसको फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इन्फॉर्म कंसेंट ले लेना है, उसको नील बाय माउथ रखना है 4 से 6 घंटे के लिए, और एंटासिड्स भी नहीं देने हैं एटलीस्ट 24 आवर के लिए। और इमरजेंसी ट्रे जो है वो हमेशा रेडी रखनी है, इन केस पेशेंट को कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती है ड्यूरिंग द प्रोसीजर, उसके लिए आप उसको टैकल कर सको। उसके बाद पेशेंट को जब आप OT में ले आते हो, तो उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन में आपको लेटाना है पेशेंट को, और जो उसका मुंह है वहाँ पे आपको क्या डालना है, माउथ पीस डालना है, ठीक है। माउथ पीस क्या होता है,
ये स्टेराइल एक प्लास्टिक का आप कह सकते हो बना होता है, जिसमें कि बीच में होल होता है, ठीक है। और ये पेशेंट के जो मुंह है ना उसको ओपन रखता है, और फिर जो ये होल होता है इसके इसी में से आपको एंडोस्कोप जो है वो पेशेंट के मुंह के अंदर एंटर करना होता है, वहां से इसोफेगस में जाएगा, ठीक है। तो आपने फिर स्कोप को जो है स्मूथली धीरे धीरे उसके आगे लिग्नोकेन लगा के या जो भी जेली है वो लगा के उसको अच्छे से लिब्रिकेट करके पेशेंट की इसोफेगस में डालना होता है कंफर्टेबली, ठीक है। कहाँ तक डालना है? अप टू द डियोडिनम, ठीक है। और डियोडिनम में भी कहाँ, जो सेकंड पार्ट ऑफ डियोडिनम है वहां तक डालना है। और जब आप सेकंड सॉरी 2 o'clock पोजीशन पे जब आप पहुंच जाते हो डियोडिनम में, तब आपने उसका कैन्यूला जो है वो निकालना होता है, कैन्यूलेटेड कर देना होता है वहां पे। और डाई जो है हमें मतलब उसका कैन्यूला निकाल के 2 o'clock पोजीशन पे डाई इंजेक्ट करनी होती है अप्रोक्सीमेटली 10 to 20 ml, ठीक है। और उसे तो मैंने बताया था ना कि उसी डाई के हमें क्या लेने हैं, एक्सरेज लेने हैं, ठीक है। और ये एक्सरेज आपको 10 to 30 मिनट के अंदर अंदर लेने होते हैं, क्योंकि उसके बाद जो डाई है वो आउट ऑफ बॉडी जो है वो निकल जाती है। देन आते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस। इस प्रोसीजर के क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? एक तो जो आपने कंट्रास्ट डाई दी है उससे कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है पेशेंट को, और सिवियर कॉम्प्लिकेशंस में रेस्पिरेटरी या फिर कार्डियक अरेस्ट हो सकते हैं। इसके साथ जहाँ से आपने कैन्यूला एंटर किया था वहाँ पे पेशेंट को ब्लीडिंग या हेमरेज जो है वो हो सकती है। अब इस टेस्ट के एडवांटेजेस क्या होते हैं? एक तो हाई एक्यूरेसी है, ठीक है। पेशेंट जो है उसकी एक्यूरेट रिजल्ट आते हैं क्योंकि आपने लाइव देखा होता है उसके जीआई ट्रैक को अंदर से, है ना। यूएसजी और सीटी स्कैन से बेटर आती हैं इसमें जो भी डायग्नोसिस आपको मिलता है, यानी कि एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए दिस इज़ अ गुड चॉइस। देन डिफरेंट डिसएडवांटेजेस क्या है? ये एक्सपेंसिव टेस्ट होता है। अगर इसकी बात करें तो ईआरसीपी जो है अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 8 से 10 हज़ार रुपया आज के टाइम में लग जाते हैं इस टेस्ट के लिए, ठीक है। और नॉट अवेलेबल एट ऑल सेंटर्स, हर एक सेंटर पे आपको अवेलेबल नहीं रहेगा। जो गैस्ट्रोएंटोलॉजिस्ट होते हैं, डीएम गैस्ट्रो, वही डॉक्टर्स जो है इसको परफॉर्म करते हैं, और इसके लिए एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये था हमारा ईआरसीपी। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और हमारी स्टडी मटेरियल के रिलेटेड या स्टडी टिप्स में भी अगर आप लोग कुछ सुझाव देना चाहते हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू डॉक्टर्स।